सभी मित्रों को नमस्कार। आज हम मौर्योत्तर काल के बारे में पढ़ेंगे। मौर्य काल के बाद शुंग वंश का प्रारंभ करीब 184 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र शुंग से हुआ, जो अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त को मारकर सिंहासन पर बैठा। वह बृहदत्त का प्रधान सेनापति था पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग ने 184 ईसा पूर्व से 151 ईसा पूर्व तक राज्य किया। पुष्यमित्र शुंग ने अपने शासनकाल में 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया। पुष्यमित्र शुंग के पश्चात इस वंश में 9 राजा हुए, जिनके नाम थे अग्निमित्र, ज्येष्ठमित्र, वसुमित्र, भद्रक। 3 अज्ञातनामा राजा हुए, फिर भागवत और अंत में देवभूति। शुंग शासक भद्रक की पहचान बेसनगर में हेलियोडोरस के द्वारा स्थापित गरुड़ स्तंभ पर उल्लेखित काशी पुत्र भागभद्र से की जाती है। शुंग शासक भागवत ने 32 वर्ष तक शासन किया। इस वंश के अंतिम शासक देवभूति के अमात्य वासुदेव ने लगभग 73 ईसा पूर्व में अपने सिंहासन से पदच्युत कर दिया गया। वासुदेव पाटलिपुत्र के कण्व शासक का संस्थापक था। कण्व वंश में 4 ही राजा हुए, जिनमें से पहले 3 वासुदेव, भूमिपुत्र और नारायण थे। कण्व वंश का अंतिम शासक सुशर्मा था, जिसे सातवाहन वंश के प्रवर्तक सिमुक ने पदच्युत कर दिया। आंध्र प्रदेश में गोदावरी और कृष्णा नदियों की घाटी में सिमुक नामक व्यक्ति ने लगभग 60 ईसा पूर्व में सातवाहन वंश की स्थापना की। यह राजवंश आंध्र वंश और सातवाहन वंश दोनों नामों से विख्यात हुआ। सातवाहन वंशीय शासक सिमुक का शासनकाल लगभग 60 ईसा पूर्व से 37 ईसा पूर्व तक माना जाता है। सातवाहन वंशीय शासक सिमुक के उपरांत उसका भाई कृष्ण और कृष्ण के बाद उसका पुत्र सातकर्णी प्रथम इस वंश के शासक हुए। सातकर्णी प्रथम ही सातवाहन वंश की शक्ति और सत्ता का मूल संस्थापक था। सातकर्णी प्रथम की मृत्यु के पश्चात शकों के आक्रमण के फलस्वरूप सातवाहनों की शक्ति का पतन होने लगा और महाराष्ट्र में शक क्षत्रप वंश का शासन शुरू हुआ, जिसे पश्चिमी क्षत्रप वंश कहा जाता है। सातवाहन वंश के 23वें शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी ने पश्चिमी क्षत्रपों की शक्ति को नष्ट करके अपने वंश की शक्ति, समृद्धि, सत्ता में वृद्धि की। सातवाहन वंश के शासक यज्ञश्री ने कई प्रकार की मुद्राएं चलाई, जिनमें से कुछ पर जलपोत भी अंकित है। इससे प्रतीत होता है कि उसका साम्राज्य समुद्रों तक विस्तृत था। सातवाहन काल में सोने, चांदी और तांबे की मुद्राओं का विशेष प्रचलन था। उन्होंने सबसे पहले ब्राह्मणों को भूमि अनुदान की प्रथा प्रारंभ की। ब्राह्मणों को भूमि अनुदान की प्रथा सबसे पहले सातवाहन काल में ही प्रारंभ हुई। सातवाहन वंश के सभी शासक हिंदू धर्म के कट्टर अनुयायी थे। उन्होंने वैदिक यज्ञों और समाज में वर्णाश्रम व्यवस्था को प्रतिष्ठित किया तथा विदेशी आक्रमण, यवनों व शकों से संघर्ष करते रहे। सीरिया के महान राजा एंटियोकस ने 206 ईसा पूर्व के आसपास हिंदुकुश को पार कर काबुल की घाटी में राज्य करने वाले एक भारतीय राजा सुबकसेन को हराया और हरजाने के रूप में उससे अपरिमित धन और बहुत से हाथी लेकर स्वदेश चला गया। बैक्टीरिया के यवन राजा डेमेट्रियस ने 183 ईसा पूर्व में पंजाब का काफ़ी भाग जीता और साकल को अपनी राजधानी बनाया।
डेमेट्रियस के उपरांत यूक्रेटाइडस ने भारत के कुछ भागों को विजित कर तक्षशिला को अपनी राजधानी बनाया। मिनांडर 160 ईसा पूर्व से 120 ईसा पूर्व सर्वाधिक प्रसिद्ध यवन शासक था, जिसने भारत में यूनानी सत्ता को स्थायित्व प्रदान किया। यवन शासक मिनांडर बौद्ध साहित्य में मिलिंद के नाम से चर्चित है। बौद्ध भिक्षु नागसेन ने मिनांडर को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। भारत में सिक्कों पर राजाओं के नाम व तिथियां उत्कीर्ण कराने की परंपरा इन्हीं यवन शासकों द्वारा प्रारंभ की गई थी। भारतीय स्रोतसकों को सिथियन नाम से पुकारते हैं तथा चीनी लेखक शकों को सही लिखते हैं। शक 5 शाखाओं में विभाजित थे: काबुल में, तक्षशिला में, मथुरा में, उज्जैन में व नासिक में। भारत में शक शासक क्षत्रप कहलाते हैं। शक शासकों की 2 शाखाएं भारत में अत्यंत महत्वपूर्ण थी। उत्तरी क्षत्रप जो तक्षशिला व मथुरा क्षेत्र में थे, पश्चिमी क्षत्रप जो नासिक व उज्जैन में थे। पश्चिम उत्तर भारत में शकों के आधिपत्य के पश्चात पार्थियाई लोगों का मूल निवास स्थल ईरान था। भारतीय साहित्य में इन्हें पल्लव कहा जाता है। पल्लव वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक गोंदोफर्निस था। गोंदोफर्निस पल्लव वंश का सबसे प्रतापी शासक था। गोंदोफर्निस के शासनकाल में सेंट थॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत आया था। पल्लव शक्ति का वास्तविक संस्थापक मिथेडेटस प्रथम था। मिथेडेटस प्रथम भारत का प्रथम पल्लव शासक माउस था। भारत में पल्लवों की शक्ति में प्रभुता का अंत कुषाणों ने किया। कुषाणों का प्रथम प्रमुख शासक कुजुल कडफिसस था, जिसे कैडफिसस प्रथम भी कहा जाता है। कुजुल कडफिसस के पश्चात उसका पुत्र विम कडफिसस या कैडफिसस सेकंड कुषाण वंश का दूसरा शासक बना। कनिष्क कुषाण वंश का सबसे प्रतापी सम्राट था। कनिष्क ने 78 ईस्वी में एक संवत प्रचलित किया जो शक संवत के नाम से जाना जाता है। इसको भारतीय कैलेंडर में भी अपना लिया गया है। शक संवत 78 ईस्वी। कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर के कुंडल वन में वसुमित्र की अध्यक्षता में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। कनिष्क ने अपने साम्राज्य की प्रथम राजधानी पुरुषपुर या पेशावर को और द्वितीय राजधानी मथुरा को बनाया था। कनिष्क के राजदरबार में वसुमित्र, अश्वघोष, नागार्जुन जैसे बौद्ध दार्शनिक व चरक जैसे सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक सुशोभित थे। व्यापार व विनिमय में नियमित रूप से मुद्रा का प्रयोग इस काल की सबसे बड़ी देन है। मौर्योत्तर काल की विशेषता ईंटों के कुओं का निर्माण है। मौर्योत्तर काल में मालाबार तट पर मुजीरस, तमिल समुद्र तट पर कावेरीपत्तनम तथा अरिकमेडु रोमन व्यापार के 3 व्यापारी केंद्र थे। इंडो ग्रीक या यवन शासकों ने सर्वप्रथम इस देश में स्वर्ण सिक्के प्रचलित किए थे। नियमित रूप से स्वर्ण सिक्कों के प्रचलन का श्रेय कुषाण राज्यों को ही जाता है। शुंग वंश के पुष्यमित्र शुंग के समय पातंजलि इसका पुरोहित था, जिसने अश्वमेध यज्ञों में भाग लिया। मशहूर पातंजलि पुष्यमित्र शुंग का समकालीन था और इसके दरबार में पुरोहित था। मौर्योत्तर काल के पश्चात अब आता है गुप्त साम्राज्य। 319 से 500 ईस्वी तक ये जो है करीब 189 ईयर्स तक गुप्त साम्राज्य रहा। मध्य भारत में नागशक्ति, दक्षिण में वाकाटक
पूर्वी भारत में गुप्त वंश। राजनीतिक समीकरण तेजी से बदलने लगे, इनमें गुप्त वंश सर्वाधिक शक्तिशाली सिद्ध हुआ। चंद्रगुप्त प्रथम 319 से 324 ईस्वी। चंद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल की सबसे प्रमुख घटना उसकी लिच्छवी राजकुमारी के साथ विवाह होना था। इस विवाह के विषय में जानकारी विशेष प्रकार की स्वर्ण मुद्रा से होती है, जिन्हें लिच्छवी प्रकार, विवाह प्रकार या राजा रानी प्रकार की मुद्राएं कहा जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम व कुमार देवी का विवाह अत्यधिक राजनीतिक महत्व है। इस विवाह के परिणाम स्वरूप ही चंद्रगुप्त प्रथम सम्राट बन सका और महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने में सफल हुआ। समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद उसका पुत्र समुद्रगुप्त शासक बना। समुद्रगुप्त के शासनकाल में गुप्तकालीन इतिहास विशेष महत्व का है। प्रयाग प्रशस्ति के अतिरिक्त समुद्रगुप्त का एरन अभिलेख भी एक महत्वपूर्ण स्रोत है। गया व नालंदा के ताम्रपत्र लेखों में भी समुद्रगुप्त के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। समुद्रगुप्त इस वंश का एक महान योद्धा व कुशल सेनापति था। इसी कारण इसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त के शासनकाल में गुप्त साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार हुआ। समुद्रगुप्त का आर्यावर्त का प्रथम विजय अभियान, इसमें 4 राज्य अच्युत, नागसेन, गणपति नाग और कोटकुरुज, इन चारों का उसने विजय प्राप्त की। समुद्रगुप्त का दक्षिणापथ का विजय अभियान, इसमें इसने 12 राज्यों को हराया। कौशल, महाकांत्र, कौशल, पृष्ठपुर, कोठर, एंडरपल, कांची, अवमुक्त, वेंगी, पालक, देवराष्ट्र और कुंथलपुर, यानी कुल प्रकार 12 राज्यों को इसने हराया जो दक्षिण के थे। आर्यावर्त के 4 राज्यों को इसने हराया और समुद्रगुप्त का आर्यावर्त का द्वितीय विजय अभियान में इसने 9 शासकों को हराया। कुल मिलाकर समुद्रगुप्त का जो ये पूरा प्रयास है वो बहुत महत्वपूर्ण रहा। समुद्रगुप्त से मैत्री स्थापित करने वाले कुछ विदेशी राज्य भी हैं। समुद्रगुप्त के साम्राज्य में संपूर्ण उत्तर भारत, छत्तीसगढ़ व उड़ीसा के पठार, पूर्वी तट के अनेक प्रदेश सम्मिलित हैं। इस प्रकार उसका साम्राज्य पूर्व में ब्रह्मपुत्र, दक्षिण में नर्मदा, उत्तर में कश्मीर तक विस्तृत था। चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य। समुद्रगुप्त के पश्चात रामगुप्त नामक एक दुर्बल शासक अस्तित्व में आया। उसके पश्चात चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम आता है। चंद्रगुप्त द्वितीय रामगुप्त का अनुज भाई था, जो उसके अल्पकालीन शासन के बाद में राजा बना। उसकी मुद्राओं में उसे देव ऋषि, विक्रमादित्य, सिंह विक्रम, सिंह चंद्र आदि उपाधियों से सम्मानित किया गया है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने वैवाहिक और राजनीतिक संबंध बनाए। नाग वंश की राजकुमारी कुबेर नागा से विवाह किया। वाकाटक जो नरेश है वहाँ भी उसने शक्तिशाली राजवंश था, वहाँ उसकी राजकुमारी रुद्रसेन द्वितीय से विवाह किया। रुद्रसेन द्वितीय की पुत्री प्रभावती से विवाह किया। इसके अलावा कदम वंश की राजकुमारी राजकन्या का से उसका विवाह हुआ। उसकी दिग्विजय शक विजय रही, उसकी वाहिक विजय रही, उसकी बंगाल विजय रही और उसने कई गणराज्यों पर विजय प्राप्त की। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में उसकी प्रथम राजधानी पाटलिपुत्र थी और दूसरी राजधानी उज्जैन थी। उसके दरबार में कालिदास, धन्वंतरी, शपणक, अमर सिंह, शंकु, बेताल भट्ट, घटकर पर, ब्रह्मवीर, वररुचि आदि लोगों ने भाग लिया। कुमारगुप्त द्वितीय या महेंद्र द्वितीय।
कुमार गुप्त प्रथम स्वयं वैष्णव धर्म अनुयायी था। उसने धर्म सहिष्णुता की नीति का पालन किया। गुप्त शासकों में सर्वाधिक अभिलेख कुमार गुप्त के ही प्राप्त हुए हैं। उसने अधिकाधिक संख्या में मयूर आकृति की रजत मुद्राएं प्रचलित की। उसी के शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। यानी नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त के शासनकाल में शुरू हुई। स्कंद गुप्त पुष्यमितों के आक्रमण के दौरान ही गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम की मृत्यु हो गई और उसकी मृत्यु के बाद स्कंद गुप्त सिंहासन पर बैठा। स्कंद गुप्त गुप्त वंश का अंतिम प्रतापी शासक था। उसने पुष्यमित्रों पर विजय प्राप्त की, हूणों पर विजय प्राप्त की। उसने नागों से युद्ध किया। गोविंद गुप्त का विद्रोह उसके समय हुआ और वाकाटकों से भी उसका युद्ध हुआ। कहोम लेख में स्कंद गुप्त को इंद्र के समान सक्रोपण की उपाधि दी गई है। आर्य मंजूश्री मुगल कल्प में उसे विविधा के अनेक नामों से पुकारा गया है। हूणों का आक्रमण। गुप्त साम्राज्य के पतन में हूणों का आक्रमण एक विशिष्ट कारण था। तोरमान हूण का प्रथम शासक था। कोवल्यमाला नामक जैन ग्रंथ में तोरमान को चंद्रभागा नदी के तट पर अबैया नामक स्थान का शासक बताया गया है। तोरमान के उपरांत उसके पुत्र मिहिर कुल ने भारत के आंतरिक भागों पर आक्रमण किए, जिसका उल्लेख ग्वालियर प्रशस्ति और हैंसवांग के वृत्तांत में मिलता है। मंदसौर अभिलेख के अनुसार 532 ईस्वी में मालवा नरेश यशोवर्मन ने मिहिर कुल को पराजित किया, जिसके उपलक्ष्य में उसने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। हैंसवांग के अनुसार मगध नरेश नरसिंह गुप्त बालादित्य ने मिहिर कुल को पराजित किया। गुप्तों के पतन के साथ साथ नए राजवंश वल्लभी के मैत्रेय, कन्नौज के मोखरी, थानेश्वर में वर्धन का उदय हुआ। गुप्त काल में रेशम व्यापारियों की श्रेणी मंदसौर में काम करती थी। हाथी दांत के व्यापारियों की श्रेणी विदिशा में काम करती थी। जो भूमि जोती नहीं जाती थी उसे खिल कहते थे। देवगढ़ का दशावतार मंदिर, जो एक वैष्णव मंदिर है, भारतीय निर्माण में शिखर का पहला उदाहरण है। भारतीय मंदिर निर्माण में शिखर का पहला उदाहरण है। तो गुप्त काल से भारत में मंदिर निर्माण की प्रक्रिया शुरू होती है। यानी भारत का पहला जो मंदिर है वो देवगढ़ का दशावतार मंदिर है, जो वैष्णव मंदिर है। एक ईंटों का मंदिर है भीतरगांव कानपुर में। भीतरगांव कानपुर में ईंटों का मंदिर है, जो शिव मंदिर है। स्तूपों में बरहूत का स्तूप सर्वाधिक प्राचीन है। स्तूपों में बरहूत का स्तूप सबसे प्राचीन है। ईसा पूर्व 3वीं शताब्दी में निर्मित ये स्तूप मध्य प्रदेश में सतना के समीप स्थित था, जिसकी खोज 1873 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। सांची स्तूप सभी स्तूपों में सबसे विशाल और श्रेष्ठ है। इसका निर्माण मौर्य सम्राट अशोक ने करवाया था। अमरावती स्तूप आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। ये 2वीं शताब्दी में निर्मित हुआ। इसका प्राचीन नाम धान्य कंटक था। चैत्य गृह, इसका निर्माण बौद्ध उपासकों हेतु बुद्ध के प्रतीक के रूप में पूजा के लिए किया गया। गुप्तकालीन मूर्तियों का शिल्प मथुरा शैली द्वारा स्थापित प्रतिमानों पर आधारित था। गुप्तकालीन मूर्तियों में मोटे उत्तरी वस्त्र प्रदर्शित हुए हैं। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन ने अपनी सैनिक सफलताओं का विवरण इलाहाबाद प्रशस्ति या प्रयाग प्रशस्ति में दिया है। प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त कभी भी युद्ध नहीं हारा, इसीलिए उसे वी.ए. स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। कुमार गुप्त तृतीय गुप्त वंश का अंतिम शासक था। गुप्तकालीन समाज में दास प्रथा अस्तित्व में थी।
युद्धबंदियों को दास बनाने की प्रथा का प्रचलन था। युद्धबंदियों को दास बनाने का प्रचलन था। गुप्त काल में सती प्रथा प्रारंभ हो चुकी थी। एरन अभिलेख में एक स्त्री के सती होने की जानकारी मिलती है। गुप्त काल में केवल ब्राह्मणों को ही भूमि दान दी जाती थी। गुप्त काल में समाज में अंतर्विवाह प्रचलित था। गांधार कला व मथुरा कला में अंतर। मथुरा कला भारतीय थी, जबकि गांधार कला यूनानी में रोमन कला से प्रभावित थी। इसीलिए गांधार कला भारत यूनानी या रोमन कला कहलाती है। निर्माण कला यूनान से ली गई, किंतु इसकी भावना मूलतः भारतीय है। मथुरा कला में एक प्रकार का चिन्हित लाल पत्थर का प्रयोग किया गया है, जबकि गांधार कला में एक प्रकार की गहरे नीले परतदार चट्टान और काले पत्थर का प्रयोग किया गया है। मथुरा कला के संरक्षक सर्वप्रथम कुषाण हुए, जबकि गांधार कला के संरक्षक शक और कुषाण दोनों थे। मथुरा कला आदर्शवादी थी, जबकि गांधार कला यथार्थवादी थी। गांधार कला की सबसे बड़ी देन बुद्ध की मूर्तियों की कर्मिक उन्नति, शायद वे यूनान के अपोलो जैसे देवता की अनुकृति थे। अब कुछ अभिलेख देख लेते हैं। मेहरौली स्तंभ अभिलेख चंद्रगुप्त द्वितीय। भीलसिड अभिलेख कुमार गुप्त प्रथम। तुम्बेन अभिलेख कुमार गुप्त प्रथम। जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त। इंदौर ताम्रपत्र अभिलेख स्कंदगुप्त। भीतरी स्तंभ लेख स्कंदगुप्त। एरन अभिलेख भानुगुप्त। मंदसौर अभिलेख कुमार गुप्त। समुद्रगुप्त की दक्षिण विजय की 3 नीतियां थी। ग्रहण का मतलब होता है शत्रु पर पूर्ण विजय, और मोक्ष का मतलब होता है जीत कर शत्रु को मुक्त करना। अनुग्रह का मतलब होता है विजय के बाद पुनः राज्य को लौटा देना। यानी ग्रहण मोक्षानुग्रह, ये उसकी सिस्टम था। ग्रहण माने शत्रु पर पूर्ण विजय, मोक्ष का मतलब जीत कर शत्रु को मुक्त करना, अनुग्रह का मतलब होता है विजय उपरांत पुनः राज्य को लौटाना, अनुग्रह कहलाता है। अब सुदर्शन झील के बारे में पढ़ लेते हैं। सुदर्शन झील से जुड़े हुए 4 राजा हैं। पहला चंद्रगुप्त मौर्य का पुष्यगुप्त वैश्य। चंद्रगुप्त मौर्य का पुष्यगुप्त वैश्य। अशोक का तुषास्प। रुद्रदामन का सुविशाख और स्कंदगुप्त का पर्णदत्त। ये 4 राजा और 4 उसके सेनापति सुदर्शन झील के जीर्णोद्धार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। 4 राजाओं में वापस से मैं नाम ले लेता हूँ। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, रुद्रदामन और स्कंदगुप्त। उसके सेनापतियों में पुष्यगुप्त वैश्य, तुषास्प, सुविशाख और पर्णदत्त। गुप्त काल में प्रथम बार दीवानी तथा फौजदारी कानूनों की विशद व्याख्या की गई। इसमें भेद किया गया कि इसके साथ उत्तराधिकार के संबंध में भी विशद व्याख्या गुप्त काल में ही प्रस्तुत की गई। यानी दीवानी और फौजदारी कानून सबसे पहले अस्तित्व में आए गुप्त काल में। अब गुप्त काल के कुछ महत्वपूर्ण लेखक। शूद्रक की किताब जो है मर्छकटिगम, इसाक दत्त की मुद्रा राक्षस और देवना चंद्रगुप्तम। किशोरी का कौमुदी महोत्सव, भट्टी का रावणवध या भट्टी काव्य, विष्णु शर्मा का पंचतंत्र, शिखर का कामंदक नीतिसार, ईश्वर कृष्ण की सांख्य कारिका, वात्सायन की कामसूत्र व न्याय भाष्य, अभिनव गुप्त की अभिनव भारती, रामचंद्र की न्याय दर्पण, सागर नंदिन की नाटक लक्षण रत्न कोश, दंडी की काव्यादर्श या 10 कुमार चरित्र आदि जो पुस्तकें हैं वो प्रसिद्ध रही है गुप्त काल की। आर्यभट्ट व ब्रह्मवीर
महत्वपूर्ण गणितज्ञ थे। ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्म सिद्धांत की रचना की। ब्रह्मदत्त की दूसरी रचना खंड खाद है, खंड खाद्य। आर्यभट्ट का जन्म पाटलिपुत्र में 476 ईस्वी में हुआ है। कुसुमपुर पटना, कुसुमपुर पटना। गुप्त साम्राज्य के विभिन्न भागों के सिक्कों पर 16 ढेर प्राप्त हो चुके हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण बयाना भरतपुर क्षेत्र का ढेर है सिक्कों का, जो गुप्त कालीन है। बयाना भरतपुर सिक्कों का ढेर। छांदोग्य उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद के अनुसार वासुदेव कृष्ण का जन्म 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। इस तथ्य की पुष्टि जैन परंपरा में भी होती है, यानी 6ठी सदी ईसा पूर्व में भगवान वासुदेव कृष्ण का जन्म हुआ बता रहा है छांदोग्य उपनिषद। कुछ भागवत धर्म से संबंधित कुछ अभिलेख। वेशनगर का गरुड़ स्तंभ ईसा पूर्व 2री सदी में मिला है। ये भागवत धर्म का प्रथम अभिलेख से साक्ष्य है। घोसंडी राजस्थान उदयपुर ईसा पूर्व 1ली सदी में मिला है। नाना घाट महाराष्ट्र में ईसा पूर्व प्रथम सदी में नाना घाट का अभिलेख भी मिला है। मेरोली लेख चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन है। भीतरी अभिलेख स्कंदगुप्त के समकालीन है। जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त के ही समकालीन है। सठ दर्शन या भौतिक दर्शन, न्याय गौतम ने दिया, वैशेषिक कणाद का देन है, सांख्य कपिल का, योग पतंजलि की देन है, पूर्व मीमांसा जैमिनी की देन है और उत्तर मीमांसा बादरायण की देन है। ये 6 प्रकार के आप कह सकते हो कि सांख्य हैं, षड दर्शन है, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। पुनर्जन्म के प्रथम स्पष्ट उल्लेख बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है, जो सर्वाधिक प्राचीन उपनिषद ग्रंथ है, जिसका संबंध महर्षि याज्ञवल्क्य से है। कर्म के सिद्धांत का आविष्कार याज्ञवल्क्य ने ही किया था। नचिकेता द्वारा यम से पूछे गए प्रश्न का उल्लेख कठोपनिषद में है। नचिकेता द्वारा यम से पूछे गए प्रश्नों का उल्लेख कठोपनिषद में है। ऋग्वेद काल में परिवार की संपत्ति पर पिता का अधिकार होता था। याज्ञवल्क्य ने मिताक्षरा में संपत्ति के अधिकार के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। पिता के जीवन काल में ही पुत्र को उसकी संपत्ति का अधिकार प्राप्त है, परंतु जिमुतवाहन ने अपने ग्रंथ दाय भाग में लिखा है कि पिता की मृत्यु के बाद पुत्र को उसकी संपत्ति में अधिकार मिलता है। ऋग्वेद, महाभारत, मनुस्मृति और पुराण में वर्ण व्यवस्था को देवी उत्पत्ति का सिद्धांत स्वीकार किया गया है। वैदिक काल में शूद्र वर्ण में आर्य व अनार्य दोनों वर्गों के व्यक्ति सम्मिलित थे। अथर्ववेद में अर्थात उत्तर वैदिक काल के अंत में शूद्रों को एक वर्ग के रूप में मान्यता दी गई थी। अर्थशास्त्र में चारों वर्णों के कर्तव्य का निरूपण है। शूद्रों की स्थिति धर्म सूत्रों के काल में सबसे अधिक दयनीय रही। उनकी तुलना पशु से की गई थी। आपस्तंभ के अनुसार शूद्र द्वारा स्पर्श किया गया अन्न ब्राह्मण के लिए त्याज्य है। मौर्य काल में शूद्रों की स्थिति में सुधार हुआ। शूद्र इस काल में वार्तावर्ती द्वारा भी अपना जीवन यापन करते थे। कौटिल्य ने शूद्रों को सेना में प्रवेश करने की अनुमति दी। उन्हें संपत्ति रखने का अधिकार भी कौटिल्य ने माना है। इसी के साथ मौर्योत्तर काल भी खत्म हुआ और गुप्त काल भी की महत्वपूर्ण बातें हमने की। अब कोर्स से थोड़ा हटकर धर्म की व्याख्या। हमारे हिसाब से जैन धर्म क्या है? अहिंसा का कर्म कुंड, अहिंसा का धर्म कुंड जैन धर्म कहलाता है। बौद्ध धर्म क्या है? करुणा की कर्मशाला। इस्लाम बंधुत्व की बारखड़ी। सिख धर्म साहस का सेतु। यहूदी धर्म सद प्रयास की सरिता। ईसाई धर्म
क्षमाशीलता का क्षितिज, पारसी धर्म पुरुषार्थ का प्रवाह। यानी ये धर्म की परिभाषा है, मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट परिभाषा है सारी परिभाषाएं। जैन धर्म अहिंसा का धर्म कुंड, बौद्ध धर्म करुणा की कर्मशाला, इस्लाम बंधुत्व की बारकड़ी, सिख धर्म साहस का सेतु, यहूदी धर्म सत्प्रयास की सरिता, ईसाई धर्म क्षमाशीलता का क्षितिज, पारसी धर्म पुरुषार्थ का प्रवाह। आप सभी ने इस वीडियो को बड़े ध्यान से सुना, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैंने गुप्त काल में और मौर्योत्तर काल के उपलब्धियों में लिया है। निश्चित रूप से परीक्षा में आपको फ़ायदा होगा, ये मैं उम्मीद करता हूँ। इसी विश्वास के साथ आपका मकबूल खान कायम खानी। जय हिंद, जय भारत, सलाम, नमस्ते।